अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज 10th स्टैंडर्ड इंग्लिश के एक नए लेसन के साथ आपके सामने हाजिर हैं। ये वीडियो मुंबई महानगर पालिका के वर्चुअल क्लास की तरफ से पेश किया जा रहा है। मैं अंसारी राशिद अख्तर 10th स्टैंडर्ड इंग्लिश के एक नए लेसन के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। दूसरी जमात में है वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है। इस पोएम की खास बात यह है कि आप ही की तरह का एक लड़का है जो आप ही की तरह का एक बच्चा है। उसी गांव के माहौल को, वहां के जज्बात को बयान करने के लिए इस नज्म में पोएट ने उस बच्चे बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट। ये वीडियो स्टैंडर्ड 10 इंग्लिश उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है, जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की जो हमारी बुक है माय इंग्लिश कोर्स बुक फॉर स्टैंडर्ड 10। मैं अंसारी राशिद अख्तर। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज की पोएम की। सबसे पहले अगर हम बात करें बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट, यानी जो पोएम का टाइटल है। टाइटल ऑफ द पोएम, यहाँ पर दो वर्ड्स हैं। पहला है बास्केटफुल और दूसरा है मूनलाइट। बास्केटफुल ये एक एडजेक्टिव है। बास्केट अपने आप में एक नाउन है और उसमें FUL लगाकर फुल किया हुआ है, बास्केटफुल ना, जिसका मीनिंग होता है टोकरी भर के। टोकरी भर के एक्चुअल में यहाँ पर जब हम किसी चीज को इस तरह से कहते हैं कि भर के चाहिए, तो इसका मतलब भर के नहीं होता, उसका मतलब होता है भरपूर चाहिए, बहुत सारा चाहिए। तो बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट यानी यहाँ पर बहुत सारी मूनलाइट चाहिए। मूनलाइट जिसे हम चांदनी या चांद की रोशनी कहते हैं। तो टाइटल ही अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है कि बहुत सारी चांद की रोशनी या चांदनी, ये क्या चीज हुई। तो चलिए देखते हैं पोएम। लेकिन एक्चुअल पोएम शुरू करने से पहले हम कुछ वार्मिंग अप एक्टिविटीज करेंगे ना। इससे पहले भी आपको बताया गया कि वार्मिंग अप एक्टिविटीज आपको कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करने में हेल्पफुल होते हैं। वार्मिंग अप एक्टिविटीज में पहला है चिट चैट। चिट चैट में हमारे सामने कई क्वेश्चंस है। उसमें पहला क्वेश्चन हम लेंगे। चिट चैट के पहले पार्ट में हमारे सामने 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। उन क्वेश्चंस के बारे में पहले भी कहा गया कि ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपको पर्सनल रिस्पॉन्स, जो हमारा जो पैसेजेस होते हैं उसका जो लास्ट क्वेश्चन होता है पर्सनल रिस्पॉन्स का, वहां पर इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि डिड यू लाइक टू हियर बेड टाइम स्टोरीज व्हेन यू वर अ चाइल्ड। सबसे पहले तो एक चीज ध्यान रखें, यहाँ पर जब भी कोई क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा हो, फॉर एग्जाम्पल डू, डज, डिड या एम इज आर या विल, इस तरह से जो क्वेश्चंस बनते हैं, तो यहाँ पर जब इस तरह का कोई क्वेश्चन बनता है, तो जब इस तरह का क्वेश्चन बनता है तो इसे हम यस नो क्वेश्चन कहते हैं या फिर उससे रिटोरिकल या वर्बल क्वेश्चन कहते हैं, राइट। सो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उसका आंसर यस और नो में बनता है। तो पहला क्वेश्चन है, डिड यू लाइक टू हियर बेड टाइम स्टोरीज व्हेन यू वर अ चाइल्ड। व्हेन यू वर अ चाइल्ड यानी जब आप
बच्चे थे, यहाँ पर क्वेश्चन आपसे किया गया, आप इस वक्त 10th स्टैंडर्ड में हैं। जब आप बच्चे थे, जब आप छोटे थे, उस वक्त की बात पूछ रहे हैं। क्या उस जमाने में, उस वक्त पर आप स्टोरीज सुनना पसंद करते थे, और वो भी खासतौर से बेड टाइम स्टोरीज ना। बेड टाइम स्टोरीज यानी सोने के वक्त जो कहानियां सुनी जाती हैं। तो दिस कैन बी अ कॉमन क्वेश्चन फॉर ऑल, और इसका आंसर भी बहुत सारे बच्चे यस में ही कहेंगे, है ना, क्योंकि अक्सर हमारे यहाँ इंडिया में ये कल्चर रहा है कि बचपन में लोग अपने बड़ों से इस तरह से कहानियां सुनते रहे हैं, या जो घर के बड़े होते हैं वो बच्चों को सुलाते वक्त मॉरल स्टोरीज उनके सामने सुनाते हैं, जिसके जरिए बच्चे जो है वो उसको सुनते हुए सो जाया करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि डिड यू लाइक टू हियर, उसका आंसर तो यस हो जाएगा मोस्ट ऑफ यू में। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु यूजुअली टोल्ड यू द बेड टाइम स्टोरीज। अब इस क्वेश्चन का आंसर अलग अलग हो सकता है। क्वेश्चन क्या है, हु यूजुअली। देखिए यहाँ पर यूजुअली इज एन एडवर्ब। यूजुअली यानी मामूल के तौर पर, आमतौर से आपको कौन स्टोरी सुनाता था। तो बहुत मतलब ऐसा होता है कि हम एडवर्ब का यूज कम करते हैं। यहाँ पर बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन में यूज किया हुआ है यूजुअली। तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हम एप्रोप्रिएट एडवर्ब्स मालूम करके किस तरह उन्हें यूज करना है उसकी थोड़ी प्रैक्टिस करें। तो हु यूजुअली टोल्ड यू द बेड टाइम स्टोरीज, ये स्टोरीज जो ऊपर के क्वेश्चन में आपने कहा ना कि हाँ हमें स्टोरीज सुनना पसंद था, तो कौन आपको वो स्टोरीज सुनाया करता था। तो देयर कैन बी डिफरेंट आंसर्स फॉर, कौन कौन से आंसर हो सकते हैं, है ना। अगर हम अभी क्लास में होते तो आप बच्चों से हम फीडबैक ले रहे होते, लेकिन चूंकि अभी तो हम ऑनलाइन चल रहा है, वीडियो के जरिए से हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो मैं ऑप्शंस गिना देता हूँ जिसमें से कोई ना कोई ऑप्शन ऐसा होगा जो आपसे सूट करता हो। मोस्ट ऑफ द जो चिल्ड्रन होते हैं दे लिसन स्टोरीज फ्रॉम देयर ग्रैंड पेरेंट्स, एंड इन ग्रैंड पेरेंट्स जनरली बाय देयर ग्रैंड मदर और ग्रैनी ना। बहुत सारे बच्चे दादी से कहानियां सुनते हैं। सम ऑफ द चिल्ड्रन लिसन द स्टोरीज फ्रॉम मैटरनल ग्रैंड मदर, नानी के जरिए से कहानियां सुनते हैं। There can be few children who have heard those stories from their father or mother, ऐसा भी हो सकता है। या फिर कोई अंकल रहेंगे या आंटी रहेगी तो वो भी स्टोरीज को सुना सकती हैं। Sometimes your elder brothers and sisters, they also may be there to tell you bedtime stories, है ना। तो ये अलग अलग ऑप्शंस हो सकते हैं कि हमारे घर में जितने भी बड़े लोग हैं, खासतौर से दादा दादी या नाना नानी या फिर हमारे पेरेंट्स, चाहे वो अम्मी हो अब्बू हो या फिर कोई अंकल वगैरह भी हो सकते हैं ना। और साथ में अगर हमारे कोई बड़े भाई बहन हैं तो दे आल्सो कैन टेल अस बेड टाइम स्टोरीज ना। ये तो हो गया पर्सन के बारे में। उसके आगे एक और क्वेश्चन है, व्हाई डिड यू लाइक देम। A reasoning question, why? आपको वो स्टोरीज क्यों पसंद थी। तो पहले आपने ऊपर कहा कि हाँ हमें स्टोरीज पसंद थी, तो उसके आगे रीजन आ गया कि क्यों पसंद थी आपको ऐसी स्टोरीज, बेड टाइम स्टोरीज, सोते वक्त ये कहानियां सुनना क्यों अच्छा लगता है। अब यहाँ पर आपको यस नो में आंसर नहीं देना है, बल्कि आपको उसका कंप्लीट सेंटेंस बनाकर आंसर देना रहेगा। तो इसका आंसर ये भी अलग अलग हो सकता है ना। जनरली हम एक कॉमन आंसर ये बना सकते हैं कि आई एंजॉय द स्टोरीज बिकॉज आई ट्राई टू इमेजिन द कैरेक्टर्स, द इवेंट्स इन द स्टोरीज, है ना। देयर आर फेरीज इन द स्टोरीज एंड देयर आर मैजिकल थिंग्स इन द स्टोरीज दैट आई एंजॉय अ लॉट। बच्चों की कहानियों में इस तरह से होता है ना, कोई जादू है, परियां आ रही है, लाइक दैट, तो वो सब अच्छा लगता है। दैट इज इमेजिनरी जो थिंग्स होती है, दे क्रिएट एन इंटरेस्ट इन द स्टोरी, दैट्स व्हाई आई लाइक देम। नाउ एक क्वेश्चन है प्रेजेंट टेंस के लिए कि डू यू स्टिल लाइक टू हियर दोज स्टोरीज अगेन।
अगर आपसे कोई वो स्टोरीज दोबारा सुनाना चाहे तो क्या आप सुनेंगे? क्या आप उन स्टोरीज को दोबारा सुनना चाहेंगे? सो वी कैन से दोज हु हैव लाइक्ड इट स्टोरीज, देयर कैन बी अगेन आंसर यस और नो, राइट? सो अब उसके आगे लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन और है बच्चों, आपने 9th में पढ़ा हुआ है। अगर आपसे अभी पूछा जाए कि डू यू लाइक टू लिसन स्टोरीज, लेकिन आपको क्वेश्चन में आएगा विच टाइप ऑफ स्टोरीज डू यू लाइक, आपको अब कौन सी स्टोरीज पसंद है? क्योंकि चाइल्डहुड में, बचपन में तो हमने अलग स्टोरीज पढ़ी थी, लेकिन अब यहाँ पर आप बड़े हो गए हैं, यू आर नाउ ग्रोन अप, यू आर अराउंड 14 और 15 years of age, so definitely your choice, your interest, your taste of listening stories has changed. So the stories you liked in your childhood, now you may like something other. Okay, so these are few questions. बच्चों आपको ये काम करना रहेगा, आप इन क्वेश्चन के आंसर नोटबुक में लिखकर अपने स्कूल के टीचर्स को सेंड कीजिए और उन्हें बताइए कि इफ पर्सनल रिस्पांस क्वेश्चन में ऐसा अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपने जो आंसर लिखा हुआ है वो ग्रामेटिकली सही है या नहीं ना। बच्चों पर्सनल रिस्पांस में एक चीज ध्यान रखें हमेशा कि वो जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपका लॉजिक, ग्रामर और रीजनिंग, उसमें ग्रामर को बहुत ज्यादा वेटेज होता है कि आपका सेंटेंस सही होना चाहिए ग्रामर के हिसाब से, तो आपने हेल्पिंग वर्ब्स प्रॉपर्ली यूज किया। और ये कैसे होगा? जब आप बहुत सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते रहेंगे और हर क्वेश्चन आप अपने टीचर से वेरीफाई कराते रहेंगे, तो धीरे धीरे करके क्या होगा कि यू विल रियलाइज वेयर यू आर कमिटिंग मिस्टेक्स एंड नेक्स्ट टाइम यू विल इम्प्रूव। चलिए आगे बढ़ते हैं, चिट चैट में और कुछ एक्टिविटीज हैं वो हम लेते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी हमारे सामने है कि discuss in groups about the procedure of planting a tree. Write steps in a bullet points and present it before the class. Now the question, चूंकि विलेज में हमारी जो पोएम में ये सारे वर्ड्स आने वाले हैं, इसलिए एक थोड़ा सा वार्मिंग अप के तौर पर लिया हुआ है। किसी भी ट्री प्लांटेशन का क्या प्रोसीजर होता है कि अगर आपको पौधा लगाना है तो पौधा किस तरह से लगाया जाएगा, और फिर आगे है कि राइट द स्टेप्स इन बुलेट पॉइंट्स, और उसके हमें स्टेप्स से लिखते हैं, है ना। स्टेप वाइज हमें बताना है कि पहले क्या करना होगा, उसके बाद क्या करना होगा, उसके बाद क्या करना होगा, लाइक दैट। तो अगेन ये क्लासरूम एक्टिविटी थी जहां पर अलग अलग बच्चों ने जवाब देना था, लेकिन चूंकि आप सब तो अपने घरों पर हैं, इसलिए हमने यहाँ पर एक कॉमन आंसर बना लिया हुआ है जो हमारे सामने आ रहा होगा। पहला पॉइंट है डिग अ होल ऑन द ग्राउंड, है ना। सबसे मोस्ट जो फर्स्ट स्टेप रहेगा वो क्या रहेगा? टू डिग अ होल ऑन द ग्राउंड। पहले जमीन में हमें एक होल करना होगा, एक गड्ढा बनाना होगा जहां पर हम प्लांट लगाने वाले हैं। सेकंड है रिमूव द प्लांट जेंटली फ्रॉम द कंटेनर। आमतौर से हम जब किसी नर्सरी होम से प्लांट को खरीद कर लाते हैं तो वो प्लास्टिक के बैग में होता है, तो उसे रिमूव द प्लांट जेंटली फ्रॉम द कंटेनर, जिस चीज में भी वो है उसे वहां से संभाल कर निकालना है। थर्ड इज प्लेस द प्लांट केयरफुली ना। जो हमने होल बनाया था उसमें हमें प्लांट को सही से प्लेस करना है, रखना है कि वो सीधा रहे, उसकी जो जड़ें हैं वो नीचे सही गड़े में रहे ना। ये चीजें ध्यान में रखते हुए उसे केयरफुली संभाल कर प्लेस करना है, उसकी जगह पर रखना है। Now fourth point is fill the surrounding with soil. जो उसके आसपास का एरिया है गड्ढे में बाकी बचा हुआ, वहां पर मिट्टी भर देंगे। मिट्टी भरने के बाद नेक्स्ट पॉइंट इज वाटर द प्लांट रेगुलरली। हमें उस प्लांट को बराबर से पानी देते रहना है। और नेक्स्ट लास्ट पॉइंट वी कैन टेक एज टेक केयर ऑफ द प्लांट फ्रॉम एनिमल्स, है ना। जब तक वो पौधा छोटा है या बड़ा हो रहा है तो उस वक्त हमें उसका टेकिंग केयर करना पड़ेगा, हमें उसकी हिफाजत करना होगी कि कोई एनिमल्स, बकरी वगैरह या फिर इस तरह के जो दूसरे एनिमल्स हैं जो लीव्स को खा जाते हैं, हमें उनसे इन प्लांट्स की हिफाजत करनी है। सो दीज आर द 6 स्टेप्स ना, आपको ये स्टेप्स याद रखनी है। नाउ
ये जो 6 स्टेप्स हमने लिए हैं बच्चों, हमें राइटिंग स्किल में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जहां पर हमें डिस्क्राइबिंग करना होता है। तो जब डिस्क्राइब करना हो तो उसे हमें डिस्क्रिप्शन की जो क्वेश्चन है उसको डायरेक्टली आंसर लिखने से पहले हमें इस तरह से पॉइंट्स बना लेना चाहिए। अगर हम इस तरह से पॉइंट्स बना लेंगे तो हमें आंसर लिखने में हेल्प होगी। तो आप जब भी राइटिंग स्किल का कोई क्वेश्चन कर रहे हैं तो इस तरह से आप पॉइंट्स बना लें और फिर एक एक पॉइंट को आप सेंटेंस वाइज पैराग्राफ में लिखते चलें। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है वार्मिंग अप का ही। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस इन पेयर्स एंड राइट व्हाट योर फादर एंड मदर डू फॉर योर फैमिली। ओह, ये तो एक इमोशनल क्वेश्चन हो गया कि हमारे घर में हमारे जो फादर और मदर हैं वो फैमिली के लिए क्या क्या करते हैं, यानी फादर क्या कर रहे होते हैं और हमारी मदर क्या कर रही होती है। तो यहाँ पर भी ये अच्छा क्वेश्चन था क्लासरूम में ग्रुप एक्टिविटी के लिए। कोई बात नहीं, हम यहाँ आपके सामने आंसर लेकर आते हैं। चलिए हम एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम फादर से शुरुआत करेंगे। फादर हमारे लिए क्या करते हैं, तो हमारी बुक में एक पॉइंट दिया हुआ है कि फादर वर्क्स हार्ड टू अर्न अ लिविंग ना। फादर जो है वो वर्क्स हार्ड टू अर्न अ लिविंग। टू अर्न अ लिविंग का मतलब होता है रोजगार या पैसे कमाना, रोजगार करना, कोई कारोबार बिजनेस या जॉब करना, उसे अर्न कहते हैं। तो ही वर्क्स हार्ड, जो भी काम है, देखिए है ना, हमारे फादर जो होते हैं जो भी वो काम कर रहे हैं, चाहे वो कहीं जॉब पर हो, कहीं बिजनेस पर हो या कहीं पर वो मजदूरी कर रहे हो, कोई भी जॉब कर रहे हो, चाहे वो डॉक्टर हो या सेल्समैन हो या ड्राइवर हो, है ना, या किसी शॉप में काम करते हो या किसी होटल में काम करते हो, वेयर एवर, किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हो, लेबर हो, हर जगह पर जहां पर भी हम फादर का कैरेक्टर देखें तो जिस जॉब में भी है वो हमेशा हार्ड वर्क करते हुए नजर आते हैं। और वो हार्ड वर्क क्यों करते हैं वो है मदर के बारे में। चलिए तो हम देखते हैं मदर क्या रोल अदा कर रही होती हैं अपनी फैमिली के लिए। पहला पॉइंट दिया हुआ है द मदर कीप्स द हाउस क्लीन। मदर कीप्स द हाउस क्लीन। तो हमें पता है कि घर में जो हमारी मदर होती है वो घर की देखभाल कर रही होती है, उसकी सफाई का ख्याल रखती है। नेक्स्ट पॉइंट इज मदर केयर्स फॉर एवरी फैमिली मेंबर, है ना। अगर कोई बीमार पड़ जाए या किसी की देखभाल करनी हो तो माँ हर एक फैमिली मेंबर का ध्यान रखती है। मदर प्रिपेयर्स फूड फॉर अस, है ना, वो हमारे लिए खाना भी बनाती है ना। घर में खाना बनाने का काम आमतौर से मदर से ही करती हैं। देन वरीज ड्यूरिंग आवर डिसीजेस, कि अगर हम बीमार हो जाएं तो माँ बहुत ज़्यादा परेशान होती है, वो हमेशा फिक्र में होती है कि कोई अगर बीमार हो जाए। गाइड्स अस टू डू राइट थिंग्स, और इसी तरह जो है माँ हमें सही रास्ते पर चलने के लिए गाइड करती रहती है, सिखाती रहती है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मदर के बारे में है ना। और इससे पहले जो हम देख रहे थे लेफ्ट में हमारे सामने लिखा हुआ है फादर के बारे में। तो ये फादर और मदर के कुछ रोल्स हैं जो हम देख रहे हैं कि किस तरह वो अपने फैमिली को सपोर्ट करते हैं। तो ये था हमारा वार्मिंग अप का क्वेश्चन, जिसमें हमने दो चीज़ें देखी। पहले हमने देखा कि एक ट्री प्लांटेशन किस तरह से होता है, और सेकंड हम देख रहे थे रोल ऑफ फादर एंड मदर। चलिए अब हम पोएम देखते हैं। पहले हम पोएम को एक मरतबा रीड करेंगे। रीडिंग करने के बाद उसे हम सेकंड टाइम में समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर इस सीन में हम देख रहे हैं कि आसमान में हमें चांद नजर आ रहा है और पेड़ के पास एक लड़का बैठा हुआ है जो उस चांद की तरफ देख रहा है ना। यही हमारे इस पोएम का सेटिंग है, जहाँ पर एक विलेज बॉय इस तरह से चांद से देखकर उससे बातें कर रहा है। टाइटल इज बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट। चलिए पोएम हमारे सामने आ रही है ना। मैं उसे पहले पढ़ता हूँ, फिर उसके बाद हम उसका मीनिंग देखेंगे। फर्स्ट लाइन है, ओ मून गिव मी मूनलाइट। ओ मून गिव मी मूनलाइट, बास्केट फुल और 2 baskets full with seeds of
moonlight. फर्स्ट स्टांजा में कहते हैं, ओ मून गिव मी मूनलाइट, बास्केट फुल और 2 baskets full with seeds of moonlight. आगे लाइन से में आ रहा है, from the city to my village, on the sides of the path, I want to sow many small moons of light. The whole village goes to the city. ना आगे क्या कह रहे हैं, from the city to my village, on the sides of it becomes dark on its way back, as my village is quite far. It becomes dark on its way back, as my village is quite far. The route is tough and full of snakes and scorpions. Neither bus nor cart plies. When my father returns home, I am asleep. It becomes dark on its way back, as my village is quite far. The route is tough and full of snakes and scorpions. Neither bus nor cart plies. When my father returns home, I am asleep. And he goes back early in the morning while I am sleeping. And he goes back early in the morning while I am sleeping. O moon, give me a basket full of moonlight on loan. Give me a basket full of moonlight on loan. I want to light the dark route so that my father returns early. I want to light the dark route so that my father returns early. I too want to hear fairy tales and stories. Moon, give me a basket full of moonlight. I want to sow seeds of moon on the sides of the path. O moon, give me a basket full of moonlight. I want to sow seeds of moon on the sides of the path. सुनील शर्मा, ट्रांसलेटेड फ्रॉम। हम फिर से पोएम को एक मर्तबा देखते हैं और उसके मीनिंग को भी समझते चलेंगे। फर्स्ट स्टांजा में यहाँ पर जो पोएट एक बच्चे के फीलिंग को बता रहे हैं कि किस तरह वो मून से रिक्वेस्ट कर रहा है ना। वो क्या कहता है, ओ मून गिव मी मूनलाइट, कि ऐ चांद मुझे अपनी रोशनी दे दो। और कितनी रोशनी चाहिए, बास्केट फुल, है ना। शुरू में हमने टाइटल में समझा बास्केट फुल का मतलब होता है ढेर सारी, और फिर उससे ही रिलेटेड उन्होंने टर्म यूज कर ली 2 baskets फुल, है ना, 2 बास्केट भर के। अब ये बास्केट भर के ये वर्ड क्यों यूज किया हुआ है, क्योंकि जो लड़का है वो विलेज में रहता है और विलेज में बास्केट का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर सीड्स रखने के लिए, बीजों को रखने के लिए लोग इस तरह से टोकरियों का, बास्केट का इस्तेमाल करते हैं। तो इसीलिए पोएट ने ये वर्ड यूज किया हुआ है। तो वो बच्चा विलेज में रहता है तो उसे एक चीज पता होती है कि जिस चीज के बीज बोए जाते हैं वो चीज खेतों में उगना शुरू हो जाती है। इसीलिए वो चांद से कह रहा है कि मुझे अपनी रोशनी के बीज दे दो। क्यों? क्योंकि वो बीज बोएगा और उसमें से रोशनी के पौधे उगना शुरू हो जाएंगे। इस तरह से बच्चा है वो अपने तौर से सोच रहा है। फर्स्ट स्टांजा, ये जो 4 लाइन्स हमारे सामने हैं उसमें हम फिगर्स भी देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच, जब ओ मून कहा गया हुआ है यानी मून को मुखातिब करके पुकारा गया है। तो जब किसी गैर
गैर जानदार चीज़ को या गैर हाजिर चीज़ को इस तरह से मुखातब किया जाए तो उसे कहा जाता है एपोस्ट्रॉफ, है ना। हमने फर्स्ट पोएम में भी देखा था एपोस्ट्रॉफी, जिसमें हम देख रहे थे कि गॉड जो कि हमारे सामने नजर नहीं आ रहे हैं, उससे भी जब हम गॉड से बात कर रहे हो तो उसे एपोस्ट्रॉफी कहा जाता है। उसके अलावा और भी फिगर्स इसमें आ रही होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लाइंस पर आते हैं। From the city to my village, on the sides of the path, I want to sow many small moons of light. यहाँ पर लड़का जो है वो सीड्स क्यों मांग रहा था, तो अब उसका वो वजह बता रहा है कि फ्रॉम द सिटी टू माई विलेज, कि शहर से लेकर मेरे गांव तक, ऑन द साइड्स ऑफ द पाथ, जो रास्ता है उसके साइड में, यानी रास्ते के दोनों किनारे, रास्ते के दोनों जानिब, आई वॉन्ट टू सो मेनी स्मॉल मून्स ऑफ लाइट। आई वॉन्ट टू सो, SOW, सो का मतलब होता है बीज बोना, कि मैं बीज बोना चाहता हूँ स्मॉल मून्स ऑफ लाइट। बहुत सारे ना, जब हम बीज बोते हैं उसमें जो पौधा होता है तो वो छोटा ही होता है, इसीलिए यहाँ पर स्मॉल मून्स ऑफ लाइट कहा गया, कि छोटे छोटे जो चांद के जो बीज हैं, है ना, जो वो चांद से मांग रहा है, उसे वो वहां पर बोना चाह रहा है, ताकि उसमें से बहुत सारे पौधे निकल सकें। I want to sow many small moons of light. The whole village goes to the city daily to work. देखिए यहाँ पर एक नेचुरल सीन बताया गया कि आमतौर से जो विलेजेस होते हैं वहाँ से बहुत सारे लोग काम करने के लिए करीब के शहरी इलाकों में जाते हैं। यहाँ पर भी द होल विलेज गोज टू द सिटी डेली टू वर्क, कि पूरा जो गांव है, मतलब जितने भी गांव के लोग हैं वो काम करने के लिए करीब के शहर में जाते हैं, और उस करीब के शहर से जो रास्ता आ रहा है, ये लड़का उस रास्ते पर ये बीज बोना चाहता है। क्यों वो बीज बोना चाहता है तो उसकी वजह आगे आने वाली है, लेकिन इन लाइंस में हम पहले फिगर ऑफ स्पीच देख लेते हैं। यहाँ पर जो फिगर ऑफ स्पीच यूज किया हुआ है आप आसानी से बता सकते हो, जैसे यहाँ पर यूज किया हुआ है स्मॉल मून्स ऑफ लाइट। एक ही वर्ड को 2 मरतबा यूज किया हुआ है ना, जब इस तरह से एक ही वर्ड 2 मरतबा यूज होता है तो उससे कहा जाता है रिपीटेशन। तो ये एग्जाम्पल हो जाती है रिपीटेशन की, स्मॉल मून्स ऑफ लाइट। It becomes dark on its way back as my village is quite far. Now it becomes dark, यानी अंधेरा हो जाता है। On its way back, जब वापसी का वक्त होता है, यानी जो सब लोग, जितने भी लोग शहर में काम के लिए जाते हैं, शाम के वक्त जब वो वापस आ रहे होते हैं तो अंधेरा छा जाता है। It becomes dark, और उसकी वजह क्या है कि माई विलेज इज क्वाइट फार, कि उनका जो विलेज है वो बहुत दूर है, यानी गांव और शहर के दरमियान का जो फासला है वो ज्यादा है, इसलिए शाम के वक्त वापसी के वक्त अंधेरा छा जाता है। द रूट इज टफ एंड फुल ऑफ स्नेक्स एंड स्कॉर्पियंस, और रास्ता भी टफ है, यानी मुश्किल है, मुश्किलों भरा रास्ता है, और साथ ही फुल ऑफ स्नैक्स एंड स्कॉर्पियंस, उस रास्ते पर बहुत सारे स्नैक्स और स्कॉर्पियंस होते हैं, जिनसे ये डर होता है कि अंधेरे में वो हम आने वालों पर हमला ना कर दे। नाइदर बस नॉर कार्ड प्लाइज, और शहर से गांव आने के लिए ना तो कोई बस है न कार्ट यानी कोई दूसरी सवारी, जैसे बैलगाड़ी हो या कोई दूसरी गाड़ियां हो, कोई भी गाड़ी वहां पर नहीं है, सबको पैदल ही आना होता है। When my father returns home, I am asleep.
जब मेरे फादर घर वापस आते हैं तो आई एम अस्लीप, है ना। अस्लीप स्लीप का एडवर्ब है कि मैं सो चुका होता हूँ। तो जब मेरे फादर काम से वापस आते हैं मैं सो चुका होता हूँ। इतनी रात उन्हें हो जाती है, इतनी देर हो जाती है। आगे बढ़ने से पहले इस लाइन से में हम फिगर अगर देखना चाहें तो यहाँ पर फिगर यूज किया हुआ है स्नैक्स एंड स्कॉर्पियंस। ये दोनों वर्ड्स लेटर एस से शुरू हो रहे हैं। जब इस तरह से किसी दो लाइन में लेटर एस यानी सेम लेटर से शुरू होने वाले वर्ड्स हों तो उसे एलिट्रेशन कहते हैं। स्नैक्स एंड स्कॉर्पियंस ये एलिट्रेशन की एग्जाम्पल है। When my father returns home, I am asleep, and he goes back early in the morning while I am sleeping. और अगली सुबह वो जल्दी से काम पर चले जाते हैं तो उस वक्त भी मैं सोया हुआ रहता हूँ। ओ मून गिव मी अ बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट ऑन लोन। फिर से वो अपने रिक्वेस्ट को दोहरा रहे हैं कि चांद तुम मुझे लोन पर ही दे दो। लोन यानी कर्ज के तौर पर दे दो। आई वॉन्ट टू लाइट द डार्क रूट। मैं अंधेरे रास्ते पर रोशनी लाना चाहता हूँ। सो दैट माई फादर रिटर्न्स अर्ली, ताकि मेरे फादर जल्दी वापस आ सके। I too want to hear fairy tales and stories from him. और मैं भी अपने फादर से स्टोरी सुनना चाहता हूँ। फेरी टेल्स एंड स्टोरीज फ्रॉम हिम, मैं उनसे परियों की कहानियां सुनना चाहता हूँ। यहाँ पर लाइट एंड डार्क ये जो दोनों वर्ड्स यूज किए हुए हैं दोनों अपोजिट आइडियाज को प्रेजेंट करते हैं, इसलिए उन्हें कहा जाता है एंटीथेसिस, यानी ऐसी बात जहां पर कोई दो अपोजिट आइडियाज को पेश किया गया हो। उसके बाद लास्ट का स्टांजा है आ ओ मून गिव मी अ बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट, आई वांट टू सो सीड्स ऑफ मून ऑन द साइड्स ऑफ द पाथ। और नज्म से ही जुड़ा हुआ अगला सवाल जो कि है एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम। हमें क्वेश्चन आता है राइट एन एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम विद द हेल्प ऑफ द गिवन पॉइंट्स। अब बच्चों यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए हुए रहेंगे। आमतौर से जो पॉइंट्स दिए होते हैं उसकी मदद से हम ले रहे हैं। उसमें पहला पॉइंट होता है टाइटल। तो अभी हम पोएम पढ़ रहे थे, उसमें हमने देखा पोएम का टाइटल क्या है। तो पोएम का टाइटल था बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट। जिस तरह आपको ये टेबुलर फॉर्म में लिखा हुआ रहेगा इसी तर्ज पर आपको टेबुलर फॉर्म में या फिर कोलन लगाकर लिखना होगा टाइटल बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट। उसके बाद नेक्स्ट है पोएट या फिर उसकी जगह पर ऑथर भी हो सकता है। तो पोएट या ऑथर का नाम हमें बताना है। तो हमें पता है नज्म के बिल्कुल एंड में पोएट या ऑथर का नाम होता है। यहाँ पर पोएट का नाम है सुनील शर्मा। नेक्स्ट पॉइंट इज राइम स्कीम ना। राइम स्कीम हमने फर्स्ट पोएम में देखा हुआ था। यहाँ पर इस पोएम में कोई भी राइमिंग वर्ड्स या राइम स्कीम नहीं है, इसलिए इसे हम कहेंगे फ्री वर्स। फ्री वर्स यानी जिसमें राइमिंग वर्ड्स या राइम स्कीम का यूज नहीं किया हुआ है। फिगर्स ऑफ स्पीच, यहाँ पर बच्चों एक चीज ध्यान रखना रहेगा कि अगर किसी नज्म में बहुत सारे फिगर्स हों तो हो सकता है आपको कोई लाइन दी जाएगी और उस लाइन में कौन सा फिगर यूज किया हुआ है उसे पहचानना रहेगा। अभी हम लेसन में देख रहे थे किन स्टांजाज में किस तरह से फिगर्स आ रहे थे। आप रिवर्स करके उसे देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर जो मोस्ट कॉमन दो फिगर्स आई हुई हैं वो है एलिट्रेशन एंड रिपीटेशन, जिनको हम आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना। इसके अलावा एंटीथेसिस और एपोस्ट्रॉफ ये भी यूज किया हुआ है जो पोएम में अलग अलग लाइन्स में आ रहा था।
ये 4 पॉइंट्स होने के बाद उसमें एक पॉइंट और हो जाता है सेंट्रल आइडिया और थीम ना। सेंट्रल आइडिया को थीम भी कहते हैं। तो सेंट्रल आइडिया और थीम में आपको अपनी तरफ से नज्म का खुलासा या उसके मरकजी ख्याल को लिखना है। तो इस तरह से हम इस नज्म का खुलासा लिख सकते हैं कि द पोएम इज अ रिक्वेस्ट ऑफ अ विलेज बॉय टू मून हु इज आस्किंग फॉर मूनलाइट। और क्यों मांग रहा है? टू लाइट द डार्क रूट्स ऑफ हिज विलेज। तो ये उसका सेंट्रल आइडिया या थीम हो जाता है कि इस पोएम में किस टॉपिक पर बात हो रही है, क्या चाहा जा रहा है। इस तरह ये हमारी पोएम का एप्रिसिएशन हो गया, जिसमें हम देख रहे हैं कि ये 5 पॉइंट्स हैं ना। इसके अलावा कभी कभी फिगर्स ऑफ स्पीच में आपको कोई लाइन दी हुई रहेगी या फिर फिगर ऑफ स्पीच का नाम दिया हुआ रहेगा और आपसे कहा जाएगा कि राइट द लाइन वेयर दिस फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड, है ना। इसके अलावा कभी एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है, राइट द फेवरेट लाइन ऑफ द पोएम। या फिर ऐसा भी क्वेश्चन हो जाता है, हो सकता है कि डू यू लाइक दिस पोएम, व्हाई, व्हाई डू यू लाइक दिस पोएम। तो ये अलग अलग क्वेश्चन हो सकते हैं एप्रिसिएशन में। यहाँ पर हमने 5 पॉइंट्स लिए जिसकी मदद से ये एप्रिसिएशन बनता है। बच्चों, आपको इसको राइटिंग प्रैक्टिस करना रहेगा, है ना। हम कोशिश करेंगे कि एक ऐसा वीडियो बनाए जिसमें सभी पोएम्स को हम एक साथ उसका एप्रिसिएशन आपके सामने पेश कर दे, ताकि आपको स्टडी करने में आसानी हो जाए। बच्चों, ये वीडियो आप बीएमसी एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से स्टैंडर्ड 10 के चैनल पर देख रहे हैं। आप इस चैनल बच्चों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं ये लेसन आपको समझ आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज, गुड बाय।